वायदों की बात पर हम खरे उतरने की बात बहुत आवश्यक बन चुकी है। अगर हम 2017 के चुनाव की थोड़ी सी बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस ढंग से ड्रग्स को ख़त्म करने की बात की और हाथ में धार्मिक गुटखा साहब को लेकर भी शपथ खाई, तो उन चीज़ों को भुला दिया गया। उन्होंने उसको री इंटरप्रेट किया इस बार कि मैंने कहा था कि 4 हफ्ते में उनका लक तोड़ देंगे। जी, कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ देंगे। मुझे ये समझ नहीं आई भी कमर तोड़ने और ख़त्म करने में फ़र्क क्या होता है। जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, कैरों साहब जो भी थे, ज्ञानी जैल सिंह, किसी को गुटखा पकड़ के जी पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बिल्कुल, ये ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे। आपने इतना झूठ बोल दिया है पहले ही। केजरीवाल की गारंटीज़ हैं कि हम वादा नहीं कर रहे, हम गारंटी दे रहे हैं। मतलब कि शब्दों को घुमा फिरा कर बात करने की चुनौतियाँ तो बहुत हैं हमारे सामने। अगर बेरोजगारी लगा लें, विदेश जाने की संख्या लगा लें, एजुकेशन लगा लें, हेल्थ लगा लें, तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। प्रचार में जो जैसे जिनको भरा गया जी, उनके ऊपर वो कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल, पहली चुनौती तो यही होगी। जी, जैसा भी वादा मन में आए, जैसा भी लुभावना लगे लोगों को, जी, उससे लुभा लो उनको। एक बार कुर्सी पर बैठ जाओ फिर भूल जाओ। बिल्कुल, कि यूथ में खास करके जी, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, गुस्सा भी है उनमें, और वो बहुत ज़्यादा एक किस्म से कह सकते हैं कि बेचैन हैं जी, कि कोई भी बैठे उसे पूछा जाए कि पेंडेमिक के बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जो रोजगार थे वो खत्म हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। टेम्परेरी टाइम के लिए हिप्नोटाइज करना चाहते हैं। जी, एक बार एक प्राउड और मीडिया के ऊपर ऐसा माहौल बना दो, उसमें में एक बार डिसीजन करवा लो जी, और उसके बाद कोई बात नहीं। तो हमारे युवा विदेश जा रहे हैं, एज्ड लोग जहाँ रह रहे हैं, यूथ सारे का सारा मतलब बाहर जा कोई चुका है। एजुकेशन के बहाने, कोई किसी और बहाने, कोई आईलेट्स करके, आईलेट्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। जी, एजुकेशन में हमने ये फैसला ही कर दिया कि स्कूल में 8वीं कक्षा तक हमने फेल ही नहीं करना किसी को। बिल्कुल सही कहा आपने। 8वीं का मतलब ये है कि 14 साल का बच्चा हो जाता है। D5 हिंदी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। आज हम राजनीतिक पहलू पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर HS भट्टी। मैं उनका स्वागत करता हूं। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हम खास तौर पे चर्चा करेंगे राजनीतिक पहलुओं पर। वो ये कि 10 मार्च को चुनाव आने वाले हैं, जो मतदान हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी मतगणना होगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। यानी कि 11 मार्च को हमारे सामने एक सरकार ऐसी होगी जो सत्तारूढ़ होगी। तो उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां आप महसूस करते हैं? क्योंकि चुनौतियां तो बहुत हैं हमारे सामने। अगर बेरोजगारी लगा लें, विदेश जाने की संख्या लगा लें, एजुकेशन लगा लें, हेल्थ लगा लें, तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? शाही साहब, सबसे पहले तो जो चुनौती है ना, मेन जो उन्होंने वादे किए, जी, जो मुद्दे इसमें बने इलेक्शनियरिंग में और प्रचार में, जो जैसे जिनको भरा गया, जी, उनके ऊपर वो कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल, पहली चुनौती तो यही होगी। जी, और मैं ये सोचता हूँ कि पिछले समय से एक रुझान ऐसा बन रहा है कि इलेक्शन से पहले जो मर्जी बोल दो, बिल्कुल सही, जैसा भी वादा मन में आए, जैसा भी लुभावना लगे लोगों को, जी, उससे लुभा लो उनको। एक बार कुर्सी पर बैठ जाओ फिर भूल जाओ। बिल्कुल, अब ये नहीं होगा। जी, अब जो किसान मोर्चा के बाद जो चेतना लोगों में आई है, जी, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि यूथ में खास करके जी, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, गुस्सा भी है उनमें, और वो बहुत ज़्यादा एक किस्म से कह सकते हैं कि बेचैन हैं जी, कि कोई भी बैठे उसे पूछा जाएगा। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई हिसाब नहीं मांगेगा। बिल्कुल, सो उसमें सबसे जो प्रायोरिटी वाइज जो एरियाज हम देखें, सबसे पहले तो रोज़गार है, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। बेरोजगारी की बहुत बड़ी मुश्किल है। और ख़ास करके पेंडेमिक के बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कोई शक नहीं छोटे इसमें। दुकानदार भी और छोटे जो रेडी लगाते थे, बिल्कुल, कितने मेरे सामने मैंने देखा रोजगार के अलावा नौकरी पेशा भी अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। गवा चुके हैं। और जो कर रहे हैं रेगुलर, उनके लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम बड़ी खड़ी है, वही है कि जो हम कहते थे ना कि
वर्क फ्रॉम होम, जी, उनकी डबल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई, उनका घर भी दफ्तर बन गया। बिल्कुल सही कहा। और उनकी कोई समय सीमा भी नहीं है, क्योंकि अगर 8 घंटे की ड्यूटी माने तो वहां पर तो 12, 14 या 16 घंटे की भी स्थितियां बन चुकी हैं। 24 घंटे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि अगर कुछ समय ही बीच डिस्पोजल पर है जी। सो एक तो ये चीज बनेगी। डॉक्टर साहब, आपने एक बीच में कहा कि भी वायदों की बात पर हम खरे उतरने की बात बहुत आवश्यक बन चुकी है। अगर हम 2017 के चुनाव की थोड़ी सी बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस ढंग से ड्रग्स को ख़त्म करने की बात की और हाथ में धार्मिक गुटखा साहब को लेकर भी शपथ खाई, तो उन चीज़ों को भुला दिया गया। परंतु इस तरह की स्थितियों से मतलब आम जनता को भ्रमित करना कितना क्या आसान मानते हैं आप? कमाल की बात आप देखें ना, उन्होंने उसको री इंटरप्रेट किया इस बार कि मैंने कहा था कि 4 हफ्ते में उनका लक तोड़ देंगे। जी, कमर तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे। मुझे ये समझ नहीं आई भी कमर तोड़ने और ख़त्म करने में फ़र्क क्या होता है। जी बिल्कुल। ये ऐसा है कि हमारी जो सरकारें हैं ना, उनको क्या लफ्ज़ हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, इनएक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल, कि जब ये प्रचार करते हैं तब तो एक्सेसिबल होते हैं, आपके घर में भी आ जाते हैं। सही कहा आपने। जब एक बार वहाँ बैठ जाते हैं, ये जो सिक्योरिटीज़ की है ना, ये जेड सिक्योरिटी, ये इनएक्सेसिबिलिटी है जी, आप जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको मतलब कोई मिलेगा ही नहीं। सही कौन पूछेगा जाकर जी। सो ये जो इन्होंने एक बात बना ली है ना जी, ये अब टूटेगी जी। अब ये उन दफ्तरों में जाकर लुक नहीं सकेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों में ये बात आ चुकी है और बहुत बार हो चुका है जी, एक बार नहीं हुआ है। हाँ, लंबे समय से अगर हम देश की आज़ादी की बात करें या पंजाब के आज़ाद होने की बात करें 1966 से लेकर अब तक के इतने 56 साल के चुनाव की बात करें तो वो स्थितियाँ ना, जो पहली पॉलिटिकल लीडरशिप थी जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, कैरों साहब, जो भी थे, ज्ञानी जैल सिंह, किसी को गुटखा पकड़ के जी पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिल्कुल, ये जरूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे। आपने इतना झूठ बोल दिया है पहले ही जी कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आप सहारा ले रहे हैं धर्म का, किसी और बात का, या किसी न किसी तरीके से। जैसे वो केजरीवाल की गारंटीज हैं कि हम वादा नहीं कर रहे, हम गारंटी दे रहे हैं, मतलब कि शब्दों को घुमा फिरा कर बात करने की बात। बस ये एक किस्म का ये है कि जितनी भी ये प्लान करते हैं ना, जो प्रोपेगेंडा, जो इलेक्शनियरिंग की जो हैं, जो आपके वो प्रशांत किशोर वगैरह, ये उनको एक टेम्परेरी टाइम के लिए हिप्नोटाइज करना चाहते हैं जी, कि एक बार एक क्राउड और मीडिया के ऊपर ऐसा माहौल बना दो, उसमें मैं एक बार डिसीजन करवा लो जी, और उसके बाद कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, इनमें बातों में आता है तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब की, क्योंकि यहाँ पर नौकरी नहीं है। वायदे इतने हो जाते कि हम 50 लाख 60 लाख 1-1 करोड़ रुपए की नौकरियां देने की बात करते हैं, परंतु हमारे युवा विदेश जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये देखो, ये बात है कि खुशी में अपना घर छोड़कर कौन जाता है जी। जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं लोगों की, वो बेचकर अपने बच्चों को, सभी हम यहाँ बैठे हैं, ये अर्बन स्टेट में ही आप देखें, घर भर जाकर एज्ड लोग जहाँ रह रहे हैं, यूथ सारे का सारा, मतलब कोई एजुकेशन के बहाने, कोई किसी और बहाने, कोई आईलेट्स करके, आईलेट्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है पंजाब जी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर होप नहीं है जी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं ना जी। और हमारे दूसरी ये प्रॉब्लम सीरियस आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं है और एम्प्लॉयबल भी नहीं है लोग जी। एजुकेशन में हमने ये फैसला ही कर दिया कि स्कूल में 8वीं कक्षा तक हमने फेल ही नहीं करना किसी को। बिल्कुल सही कहा आपने। 8वीं का मतलब ये है कि 14 साल का बच्चा हो जाता है। बिल्कुल। जो तब तक अगर उसने अल्फ़ाबेट भी नहीं सीखी, वो कब पढ़ेगा फिर? सही कहा। सो प्रैक्टिकली हमने पंजाब को अनपढ़ बना दिया है जी। वो उनको कौन एम्प्लॉय करेगा? परंतु पंजाब तो अगर किसानी प्रधान राज्य कहा जा सकता है, परंतु यहाँ के तो बच्चे अब किसानी में भी अपना योगदान देने के लिए राजी नहीं है। किसानी में तो शाही साहब पहले बड़ी देर से ये बात हो गई थी। आप अगर देखें ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक रिजल्ट हुआ जी। ग्रीन रेवोल्यूशन में किसान की ज़रूरत नहीं है, उनको मैनेजर की ज़रूरत है जी, और लेबर मिल जाती है, मशीनरी होती है। फिर तो डॉक्टर साहब वही बात है, मैं आपकी बात को काट रहा हूं बीच में, ये तो वही स्थिति हो गई कि यूपी या बिहार से जो चंद लोग हैं वो पंजाब में आ गए और पंजाब के लोग विदेश में चले गए, तो वहां पर भी वही स्थिति बन गई कि लेबर वहां भी हम लोग कर रहे हैं, यहां पर हमारे राज्यों के लोग कर रहे हैं। हमारी लेबर वहाँ जा रही है
क्योंकि उसका मूल्य ज़्यादा मिल रहा है, जी, और दूसरी लेबर जहाँ आ रही है जिनको मूल्य कम मिल रहा ग्रीन लेबर, जिनका मॉडल ही यही है कि लेबर एंड मैनेजर। है। जी, पहले सारा परिवार, आपने देखा होगा खेती में सारा परिवार काम करता था, बिल्कुल सही कहा। औरतें भी बंदे भी सभी करते थे। जी, इसमें ये हुआ कि धीरे धीरे जो सीजनल हो गई, जो जो अपनी क्रॉप्स थी, जीरी है और दूसरी वीट है, इसका एक रोटेशन बन गई। वो उसका जो सोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग पीरियड है, उसमें लेबर चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो लेबर की ज़रूरत नहीं। जी, और दूसरा जो मैनेजर है वो उसको लेबर को ऑर्गेनाइज करे, मशीनरी को ऑर्गेनाइज करे और उसको बेचे। जी, ये जो पीछे जो झगड़ा हुआ था ये यही था ना, जी, जी, कि बिल्कुल छोटे मैनेजर और छोटे आड़तिया को हटाकर बिल्कुल, आप कारपोरेट मैनेजर और कारपोरेट आड़तिया बना दो। बिल्कुल, यही किसानी मुद्दा एक्चुअली जो कानून जो तीनों हैं तो वो इसी के मामले। महर्थ इकोनॉमिस्ट जितने भी, जी, वो इसी की वकालत कर रहे थे, जी, क्योंकि वो डेवलपमेंट का रूट ही इसको समझते हैं। जी, हमारे जो ओवरऑल आप देखें ना, उसमें हमारे मनुष्य विकास जो है जी, उस पर जोर नहीं है। बिल्कुल, जो पदार्थक है, जो मटेरियल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर जोर है। जी, उसमें इंसान जो है वो साइडलाइन होगा ही, मार्जिनलाइज होगा ही, जी। और वो हो रहा है इसलिए वो एम्प्लॉयबल नहीं है, इसलिए रोजगार का इतना बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, सरकार के सामने, जो हमारी नई सरकार आने वाली है, उनके सामने ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो ड्रग्स के ऊपर क्या, किस तरह से कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, इसके ऊपर आपके विचार? देखो, अभी तो मुश्किल लग रहा है शाही साहब। देखो, ये 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी, हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन और ड्रग्स एंड क्राइम, जी, इसके ऊपर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आज खड़ा है। जी, यूथ को ड्रग्स में और गैंग्स में धकेला जाता है पुलिस के जरिए, और फिर उनको यूज़ किया जाता है इलेक्शनों में। ये काम चल रहा है, और ये बहुत देखा हुआ मॉडल है। पहले भी वेस्टर्न कंट्रीज में वेलफेयर स्कीम्स के जरिए जी, पैसिव करके ब्लैक को ऐसे ही किया गया था। ओके, कि उनका जो यूथ है उसको गैंगिज्म में और ड्रग्स में लगा दो, ताकि वो हमें कभी चैलेंज ना करें। जी, और ये चैलेंज मुझे नहीं लगता कि हमारी स्टेट मिशनरी और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए सीरियस हैं या इनकी कैपेबिलिटी भी है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी सवाल आ रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जब 20 फरवरी को मतदान होना था, तो उससे पहले एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई थी। तो एडीआर की रिपोर्ट में भी सभी पॉलिटिकल जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वो अपनी अपनी सारी जानकारियां, ब्यौरा देते हैं तो चुनाव आयोग के सामने। तो उसमें एक चीज और भी स्पष्ट सामने आई कि अकाली दल की मैं थोड़ी सी ब्रीफ करूंगा, क्योंकि उनके अपराधी और संवेदनशील अपराधी, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिमिनल हार्डकोर जिनको करें, तो वो 68% तो अपराधी हैं जो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, और 63% ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनके ऊपर संगीन अपराध भी थे। अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो क्या हम आगे अपने युवाओं को अपराध से दूर करने की बात कैसे पूरी कर सकेंगे? देखो, दोनों चीज़ें शाही साहब जुड़ी हुई हैं। जी, एक तो आप मतदाता है जो उसको इलेक्टोरेट को अनपढ़ बना दो, जी, वही चुनेंगे ना ऐसे लोगों को। सही कहा। दूसरा ये है कि जो शरीफ लोग हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई वकील है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई प्रोफेसर है, कोई भी जो भी शरीफ है, जी, इसको इतना गंदा कर दो पॉलिटिकल स्फीयर को, पॉलिटिकल एरिया को, कि वो इसमें आए ही ना। बिल्कुल सही कहा। इस समय अच्छे लोग तो अगर पढ़े लिखे लोग लगाएं तो वो सामने नहीं आते। मैं अभी आपकी इस बात को पूर्ति भी करता हूं, तो तकरीबन 39% ऐसे वो थे कि जब एडीआर की रिपोर्ट में कि जो अंगूठा छाप है, अगर वो अंगूठा छाप है या 8वीं या 10वीं या 12वीं पास हैं, तो वो ऐसी स्थितियां तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएंगी सभी के लिए। पब्लिक स्पेस में आप रिस्पेक्टेबल लोगों को आने ही ना दो। जी, जब वो खाली हो गया उसमें ऐसे लोग ही आएंगे, ऐसा इलेक्टोरेट होगा, ऐसे लीडर चुने जाएंगे। 68% क्रिमिनल्स, लुक एट जी, कि मतलब वो क्या करेंगे आकर। अकेला यही नहीं, आम आदमी पार्टी के भी 50% उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो दागी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में कोई फर्क नहीं रहा। जी, आज एक पार्टी में, दूसरे दिन दूसरी, हाँ, तीसरी पार्टी में, शाम तक ही बदल जाते हैं। वैसे ये तो जो स्थिति हमारे पतवंते हैं, जिसको हम एलीट कहते हैं, ये एक ही हैं बेसिकली। उनके बिजनेस भी साझे हैं, बिल्कुल, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं एक दूसरे के साथ। जी, 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 सो वो यूनाइट हो गए हैं, आम लोग यूनाइट नहीं हुए।
जी जो किसान मोर्चे से जो फर्क पड़ा है, आम लोगों को ये लगने लगा कि हमें भी यूनाइट होना चाहिए। पर डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल और भी आपके साथ चर्चा में सामने आता है कि किसानों का बहुत अच्छा था कि नो डाउट इसमें लोग इकट्ठे हुए, स्ट्रेंथन हुए, तो बहुत अच्छा प्रयास भी था, परंतु फिर वही स्थिति बन गई कि इलेक्शनों में उन्होंने अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। तो वो क्या आप इसको सही नजरिया मानते हैं उनका? शाही साहब देखो, थोड़ा हम कई बार ना होप ज़्यादा बन जाती है जी। असल में किसान जब संघर्ष कर भी रहे थे, उनकी 32 ऑर्गेनाइजेशंस थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब 32 मत थे, पहली बात। बिल्कुल ठीक, एक नहीं थे वो जी। एक तो सरकार ने इनसिक्योरिटी की वजह से उनको कर दिया था जी। उनमें ऐसे लोग थे जिनकी पॉलिटिकल एम्बिशन भी थी, बिल्कुल ऐसे लोग भी थे जिनकी कोई ना कोई स्ट्रिंग जो है सरकार के हाथ में भी थी। सही कहा आपने। एक स्टेज पर उन्होंने निकलना ही था। जी। ये तो आप शुक्र करें परमात्मा का कि वो पहले नहीं फटे। बिल्कुल, आखिर में जब 3 कानून वापस हो गए विजय होने के बाद। हाँ, बिल्कुल, ये पहले भी हो सकता था। जी। जो इनसाइडर हैं उनको ये मालूम था कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनका जितना इज्जत बन गई है उतनी इज्जत के काबिल नहीं है। एजुकेशन में ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही जब कुछ बिल्डअप हो जाती है ना, वो इमेज बड़ा बन जाता है उसका। जी जी जी। उतने लेवल के नहीं थे जी। वो उर्दू का एक शेर आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं, बहुत मशहूर है कि मंजिल पर पहुंच जाना और खड़े रहना भी, बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। बड़े हो जाना और बड़े रहना। बिल्कुल सही कहा, ये बात है। सो वो बड़े नहीं रह सके। और जी, पर जी। फिर भी उनमें एक सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है, जिसने बाइकाट भी किया, जो अपने उसके स्टैंड के ऊपर कायम है। जी पर नुकसान हुआ है इसका। जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी सवाल सामने आ रहा है। अब अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे वो कोई भी है, मैं किसी का नाम विशेष तौर से नहीं लेना चाहूँगा, गारंटियों की बात आ जाती है या फ्री की सर्विस देने की बात आ जाती है कि हम ये फ्री देंगे, दूसरा कहता है हम इससे ज़्यादा देंगे। तो क्या फ्री की राजनीति हमारे लिए अच्छी है, या इससे बेहतर है कि हम उनको रोजगार प्रदान करें, उनको अच्छे काम में लगाएं, तो वो अपने आप ही, इनको फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो अपने आप ही अपना रोजी रोटी का सवाल पूरा कर लेंगे? एक तो है कि फ्री के लिए खर्चा कहाँ से लाएंगे, पहली बात तो। बिल्कुल। दूसरी बात, आप जिसको भी कोई चीज़ फ्री देते हैं, इसका मतलब आप उसको इनकेपेबल बना रहे हैं। सही कहा आपने। चाइना की एक बहुत मशहूर स्टोरी है जी। कि एक गुरु था, वो स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को गया, उनको मच्छियाँ पकड़ कर देता था। जी। और दूसरा आया, उसने कहा कि पकड़ कर मत दो, इनको मच्छी पकड़नी सिखाओ, जी। ये इनकी कैपेबिलिटी डेवलप करेगी। वो कंट्रीब्यूशन वो होती है। सही कहा। हम लोगों को पैसिव नागरिक बना रहे हैं जो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टैक्स हमें दें, पैसा हम लें, उसमें से थोड़ी जो क्रम्स हैं वो हम कहेंगे हम तुमको फ्री दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये बेसिकली ये पॉलिसी जो है वेलफेयर स्टेट से आई थी, ये पॉलिसी बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट के खिलाफ है। क्यों दे रहे हैं आप फ्री? बिल्कुल, उनके हाथ पांव लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। आप उनको काम दो, वो खुद कर लेंगे। बिल्कुल, अपनी रोजी रोटी अपनी कमा सकते हैं। आप काम नहीं देना चाहते, जहाँ के लायक नहीं है, आपकी नीयत नहीं, या कैपेसिटी नहीं, या उनको अशिक्षित रखकर ही हम उनको मतलब अपनी पूर्ति आप करने उनको लगे। उसी लेवल पर रखना चाहते हैं। ये जो मतलब शेफर्ड फ्लॉक का मॉडल है कि एक चरवाहा होगा, बाकी भेड़ें होंगी। बिल्कुल। उनको भेड़ ही बनाकर रखें आप, वही यूज हो सकेंगी, उन्हीं को बरता जाएगा। पर वो होता है, अपने सामने ही हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो इसमें एक आखिरी सवाल और भी हमारा बनता है कि शिक्षा के अलावा हेल्थ एक ऐसा इशू है जो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर सारे जीवन अपना, जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाता, अपना टैक्स अदा करता है सरकार को। वही टैक्स के जरिए ही हमारे देश का जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके जरिए होती हैं। परंतु आफ्टर रिटायरमेंट वो लोग हेल्थ से भी वंचित हो जाते हैं और बच्चे उनको अपने घर में नहीं रख पाते। तो क्या ये स्थितियां हेल्थ आवश्यक नहीं है कि उनको फ्री हेल्थ आखिर तक रहे, या उनको ऐसी सुविधाएं मिले कि वो बुजुर्ग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाए? हेल्थ का जो इशू है ना शाही साहब, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि हेल्थ का जो अंपायर है जी, फार्मास्यूटिकल अंपायर, बिल्कुल सही, वो हेल्थ को उसने एक बिजनेस बना लिया है। कोई शक नहीं। उसी का कंपोनेंट इंश्योरेंस है। जी बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो फियर के ऊपर, ग्रीड के ऊपर पल रही हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। आप देखें कि जो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये डिसीजेज ऑफ डेकेड जिनको कहकर रिसर्च की जाती है इनके ऊपर, जी, वो डिसीजेज क्रिएट की जाती हैं
बिल्कुल एक तो ये इशू है इसका, और इसके साथ कारपोरेट वर्ल्ड और स्टेट इन्वॉल्व है। जी। दूसरी बात यह है कि सिटीजन्स जो हैं, आप उनके जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा करें। स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ग्राउंड हैं, जी। उनके ऊपर खर्चा करने की वो तो बजाय चीज़ खत्म हो चुकी है। बिल्कुल हॉस्पिटल के ऊपर किया जाए। उनको कैपेबल बनाने की बजाय उनको डिपेंडेंट बनाया जाता है हेल्थ में भी। जी। और मोस्ट जो मेडिसिन हैं वो हैबिट फॉर्मिंग है। बिल्कुल आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, ये नहीं मैं कहता कि डॉक्टर ऐसे हैं, वो भी इसका ही शिकार हैं। जी। वो आपको कहेंगे कि आपको फिक्र रहती है शाहिद साहब, थोड़ी एल्प्रेक्स ले लें। जी जी। कोई नहीं आपको बताएगा कि आपके लिवर और किडनी को ये क्या करेगी, क्या डैमेज करेगी। सही कहा आपने। सो ये जो हमारा स्टेट अपरेटस है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उसको ना सोशियोलॉजी में ये लफ्ज़ हम बरतते हैं कि वो डिसफंक्शनल हो चुकी हैं। जी जी जी। जो कार्य जो उन्होंने करना था वो उसके उल्ट कार्य कर रही हैं। विपरीत हो रहा है। बिल्कुल पुलिस जो है वो क्राइम क्रिएट कर रही है, हॉस्पिटल डिसीजेज क्रिएट कर रहे हैं। पुलिस को देखकर लोगों को अपनी सुरक्षा की जगह उनसे भय लगने लग जाता है। सुरक्षा की फीलिंग आती है। सही कहा आपने। और कोर्ट्स जो जस्टिस करने के लिए इनजस्टिस कर रही हैं। जी जी जी। ये सिचुएशन खतरनाक सिचुएशन है, आम नागरिक के लिए ये बहुत खतरनाक है। इसके कुछ बेनिफिशियरी हैं, वो इसको कवर करके यूज कर रहे हैं अभी, पर ये ज्यादा देर नहीं चल सकेगा ऐसे। जी। ये नागरिक को जागृत होना पड़ेगा, और वो जागृत हो गए तो इसको रोक देंगे, ये काम नहीं चल सकेगा। जी। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल लूंगा कि अब जो सरकार बनने जा रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या वो इन समस्याओं पर काबू पा सकेगी, या क्या हमारे लिए अच्छे दिन आ सकेंगे? शाहिद साहब, मुझे देखो ये कहते हुए परमात्मा ऐसा करे कि ऐसा ना हो जी, पर मुझे कोई आस नहीं है। मुझे लगता है कोई सिक्योर सरकार नहीं बनने जा रही। जी। 6 मंथ और 1 ईयर में गिरने वाली सरकार बनेगी। जी। खरीदो फरोख्त चलेगी इधर उधर, और असुरक्षा, लोगों में बदअमनी ज़्यादा फैलेगी। जी। ऐसा लग रहा है अभी। जी। ऐसी हमारी प्रेयर है, अरदास है, दुआ है कि ऐसा ना हो। जी। पर जैसे लोग हैं, जैसे आपने बताया कि क्रिमिनल्स चुनकर जा रहे हैं, जी, कोई आस रखनी फजूल है इनसे। डॉक्टर साहब, इसमें एक छोटा सा सवाल बस मैं बीच में रह गया, वो है कि अच्छे लोगों और बुरे लोगों की हमने बात की अभी, तो परंतु कुछ बीते चुनावों में बात आई थी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा को बीच में शामिल कर दिया गया। नोटा की स्थितियां ये थी कि वे बीते चुनावों की अगर मैं थोड़ा सा तुलना भी करूं तो वहां पर पहले 2 या 3 प्रत्याशियों के बाद नोटा ही चौथे नंबर पर था। तो क्या नोटा इसका विकल्प बनता है कि भी अच्छे और बुरे को, अगर जब हमारे सामने प्रत्याशी होगा ही नहीं तो हाँ, चाहे वो नोटा दबा लीजिए, चाहे उनको वोट दे दीजिए, तो फिर तो वो एक समान ही मेरा ख्याल रहेगा। नहीं, जो डेमोक्रेसी है ना जी, वो तो हमें ऑर्नामेंटल बातें हैं, नोटा वगैरह। नोटा से क्या होगा जी, कोई विरोध नहीं है उससे। सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नोटा पर वोट लगा दें 100% जी, इसका मतलब इलेक्शन नहीं हुई, खर्चा वैसे ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूजलेस बात है जी। कल बात यह है कि नागरिकों को चेतन होना पड़ेगा जी। और जो गलत एलिमेंट है समाज में, पहली बात तो खुद हमें ही ठीक हो, हम गलत ना हो, पहली बात तो। जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि हम गलत आदमी को अपना नुमाइंदा ना बनाएं। सही कहा आपने। अगर मुझे कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है तो कम से कम मुझे तो सोचना चाहिए ना कि ये मेरा नुमाइंदा बनेगा जी। अगर उन्होंने माहौल खराब भी कर दिया है और कोई रास्ता नहीं है, हमारे घर में अगर कोई चोर घुसा है तो हमें ही रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। हमें अगर नींद ज्यादा आ गई है तो हमें ही जागना पड़ेगा जी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है जी। ये नोटा वगैरह तो ऑर्नामेंटल चीजें हैं जी। डेमोक्रेसी वर्ल्ड में सभी जगह, नॉर्थ कोरिया से लेकर यूएसए तक जी 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 ये फेल हो रही है जी। इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना पड़ेगा। पार्टिसिपेटरी तभी बनेगी जब सभी पार्टिसिपेट करेंगे और कॉन्शियसली करेंगे, बिल्कुल चेतन रूप में। आंखें मीच करनी कि जो मेरे रिलीजन का है, जो मेरे इलाके का है, जो मेरी जात का है, जो मेरा रिश्तेदार है, अगर ऐसे हम वोट देते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। यानी कि वो कहावत है कि भी कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता, वो नहीं होगा कि बिल्ली नहीं छोड़ने वाली है। तो कबूतर को अपना उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि मैं यहाँ से उड़कर जाऊं या क्या करूं, खुद ही बिल्ली बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. भट्टी। आज राजनीति के ऊपर 10 मार्च के बाद जो सरकार बनने वाली है उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। मैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत आभार जताता हूं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, नमस्कार। नमस्कार।